नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज से लगभग 6 महीने पहले अमित शाह ने देश से एक वादा किया था कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिला दी जाएगी। नक्सलवाद भी दो तरह का है। पहला वो जो हथियारबंद है, जो हथियार लेके जंगलों में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, जो जंगलों में बैठे हुए हैं वो नक्सली। और दूसरे वो हैं जो अर्बन नक्सल है, जो यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, मीडिया हाउसेस में बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अर्बन नक्सल। पहला एक्शन होता है हथियारबंद नक्सलियों के खिलाफ। अमित शाह जिस तरीके से उनके खिलाफ लगे हैं, उसकी बानगी आप इससे समझ सकते हैं कि जो घोर वामपंथी मीडिया हाउसेस है, न्यूज लॉन्ड्री जैसे, वो ये कह रहे हैं भले ही हम सहमत ना हो, लेकिन जिस सफलता के साथ अमित शाह ये काम कर रहे हैं वो कमेंडेबल है। ये शब्द कहे गए हैं उनके द्वारा। और अमित शाह ने जो नक्सली कभी 140 जिलों का रेड कॉरिडोर हुआ करता था, वहां से 11 पर लाए और 11 से मात्र अब इस देश में मात्र 6 ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील हैं और 3 अति संवेदनशील हैं। और टारगेट यह है कि 31 मार्च 2026 तक वो भी मुक्त करा लिए जाएंगे। 3 दिन में 300 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 1 करोड़ के नक्सली इनामी मारे जा रहे हैं। जिस तरीके से काम हो रहा है, बहुत मीडिया रिपोर्ट नहीं करती है जो करना चाहिए। ये तो खैर हथियारबंद के साथ हुआ, लेकिन जो ये अर्बन नक्सल हैं, जो रियल लाइफलाइन है इन नक्सलियों के, अरुंधति रॉय जैसे लोग जो कहते हैं ये गांधीयन विद गन्स हैं, नंदिनी सुंदर जैसे लोग जो जाकर वहां पे अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, ये अर्बन नक्सल है। अब ऐसा लग रहा है कि ये सरकार और अमित शाह उन अर्बन नक्सल के खिलाफ भी अब खुलकर सामने आ रही है। और उसकी एक बानगी है, एक महिला सोनिया गांधी के देश से आती है भारत में, उसी अर्बन नक्सल माइंडसेट के साथ, और किस तरीके से उसे साफ कहा जाता है इस देश में आपकी एंट्री नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से इस देश के मूल विचारों के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप इस देश के नहीं हैं। इस देश के इंटरनल मैटर्स में आप किस तरीके से दखल देने का प्रयास करते हैं और उसका नैरेटिव ले जाकर पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करते हैं, ये अब नहीं चलेगा। गया वो मनमोहन सिंह का दौर, सोनिया गांधी का दौर, 10-10, 20-20 साल आपने जो मजे लिए हैं ना, 50 साल का जो पूरा इकोसिस्टम था, अब नहीं चलेगा। और जो लोग कहते हैं अमित शाह और मोदी ने किया क्या है, यही बानगी है। क्योंकि जो नक्सली जंगलों में मारे जा रहे हैं ना, और उन्हें जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि किस तरीके से एनजीओ और इस सिस्टम के खिलाफ शांति के साथ कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी बानगी है। कौन है वो महिला जो सोनिया गांधी के देश से भारत आई थी और अमित शाह ने कहा एयरपोर्ट से ही बराबर में प्लेन खड़ा है, इस पे बैठो और वापस जाओ? इस महिला का नाम है फ्रांसिस्का ओर्सिनी। बताया जा रहा है कि यह महिला पिछले साल भारत में आई थी 2 बार। पहले वैसे जेएनयू में पढ़ चुकी है, हिंदी की स्टूडेंट रही है, हिंदी के ऊपर रिसर्च करती है। पिछले साल भी भारत आई थी अक्टूबर में, लेकिन इस साल मार्च 2025 में इसका वीजा कैंसिल कर दिया गया था। इसको नो फ्लाई मतलब नो एंट्री वाली लिस्ट में डाल दिया गया था, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये महिला टूरिस्ट वीजा पे भारत में आती है और लेकिन उन गाइडलाइन का उल्लंघन करके भारत में रिसर्च के नाम पर क्या क्या नैरेटिव फैलाने का काम करती है, वो सरकार की नजरों में आता है और इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हल्ला मचने लगता है पूरे इकोसिस्टम में। जो यूजुअल सस्पेक्ट है, रवीश कुमार हो, शेखर गुप्ता हो, सिद्धार्थ वरदराजन हो, सब खुल के सामने आने लगते हैं। अरे साहब, बड़ी एकेडमिशियन है, दिखाऊंगा क्या क्या कहा उन्होंने आगे। इनके खिलाफ सरकार किस तरीके से फासिस्ट एंटी एकेडमिक जो सरकार है वो एक्शन ले रही है। लेकिन इस महिला ने क्या क्या किया है ये जानना बहुत जरूरी है, तब समझ आएगा कि रवीश कुमार और सिद्धार्थ वरदराजन के स्थान विशेष में क्यों दर्द हो रहा है। ये वो महिला है जो भारत की नागरिक नहीं है, इटली की है, लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, वाया हांगकांग भारत में आने का प्रयास कर रही थी, ये जानते समझते कि ये ब्लैकलिस्टेड है, भारत में आ नहीं सकती है, लेकिन इसे लगा मैं पहुंच जाऊंगी, बहुत पहचान है मेरी। तो जेएनयू के प्रोफेसर को फोन लगाया, उसने पत्रकारों को फोन लगाया, उन्होंने ब्यूरोक्रेट को फोन लगाया, उसने लगा कि इन सबको फोन लगाऊंगी, भारत में एंट्री हो जाएगी। लेकिन एमएचए ने साफ कहा अगर नहीं एंट्री है तो नहीं होगी, भले ही कोई ब्यूरोक्रेट आपको जानता हो, और एंट्री हुई नहीं, सीधा डिपोर्ट कर दिया गया। यह महिला जेएनयू में पढ़ी है। और ध्यान रखिएगा 2016 के अंदर 150 से ज्यादा लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, हाई प्रोफाइल प्रोमिनेंट लोग थे, उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन चलाया कि एक निवेदिता मेनन नाम से एक जेएनयू में प्रोफेसर है,
आपने अगर कश्मीर फाइल देखी होगी तो उसमें जो पल्लवी जोशी ने एक कैरेक्टर किया था, वो बहुत सारी भीड़ में बैठकर वो कश्मीर के ऊपर भारत ने ऑक्यूपेशन किया हुआ है 370, और इसके ऊपर भारत एंटी भारत जो प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा था, आपने अगर वो क्लिप देखी होगी, वो निवेदिता मेनन की हूबहू कॉपी है। उस निवेदिता मेनन के सपोर्ट में 150 लोगों ने सिग्नेचर किया, और भारत की नागरिक नहीं है, भारत से कोई लेना देना नहीं है, यहां सिर्फ स्टूडेंट रही और पढ़ के चली गई, लेकिन यहां के हर काम में आपको टांग अड़ानी है, आप सिग्नेटरी बनते हैं। उसके बाद सीए और एनआरसी पे आप सरकार का विरोध करते हैं, जो आपके न देश का न समाज का, आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको नाक घुसानी। जब भारत में कश्मीर के अंदर 370 हटाया जाता है तो 500 से ज्यादा इंडिविजुअल और संस्थाएं कहती हैं कि भैया ये गलत हुआ है, ये वुमेन राइट के खिलाफ है, ये महिला उसमें भी शामिल होती है। यानी ये महिला इसलिए बार बार ऐसे लोगों को प्रॉपअप किया जाता है इकोसिस्टम के द्वारा, इकोसिस्टम के द्वारा ऐसे लोगों को इसलिए बड़ा बनाया जाता है ताकि धीरे धीरे ये दिखाया जाए कि देखिए ये भारत के बारे में पिछले कितने सालों से परेशान हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, और भारत में एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर इन्हें स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सबको पता है क्या पूरा इकोसिस्टम काम करता है। उसके बाद जो ये रिसर्चर का काम करती है, एकेडमिक है, रवीश कुमार के हिसाब से ये एकेडमिक है, और एकेडमिक रिसर्च क्या क्या करती है ये महिला, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस महिला ने 2002 में एक एस्से लिखा, एस्से क्या लिखा, एक प्रोपेगेंडा पीस लिखा, और उसमें ये कहती है कि जो रामायण है और महाभारत है ये अमोरल, एमोरल है। यानी कि एक तरीके से रामायण और महाभारत के ऊपर सवाल उठाए गए और कहा गया कि इमोरल टेक्स्ट हैं, और अब भारत में इतनी आजादी नहीं रही है कि हम राम को क्रिटिसाइज कर सकें। मतलब आपको पूरी दुनिया में सिर्फ राम मिला जिसको आपको क्रिटिसाइज करना है, कहां कहां कौन कौन है जिसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है, आप कर वो नहीं करेंगे। आपको क्रिटिसिज्म करना है, बहुत अच्छा है, कोई नहीं, कीजिए, राम को तो राम के सामने नहीं किया गया था, लेकिन इतनी हिम्मत रखिए कि और लोगों को भी क्रिटिसाइज कीजिए। उसके बाद क्या कहा गया, मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हिंदुत्ववादी बीजेपी की सरकार है। तो किस तरीके से धीरे धीरे यह स्थापित किया जाता है कि देखिए रामायण और महाभारत तो गलत टेक्स्ट है, गलत प्रेसिडेंट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए उत्तरकांड से बहुत सारे ऐसे शंभुक और ये सब उठा के परोस दिए जाते हैं और से एंटी दलित प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, और ये एक तरीके से माना जाता है कि जो उत्तरकांड है बाद में जोड़ा गया। खैर उस पर अलग बहस है, लेकिन जो भी है ये पूरे के पूरे ग्रंथ के ऊपर सवाल उठा देते हैं। उसके बाद 2002 के अंदर ही इनकी एक और किताब आती है, और उस किताब का नाम है द हिंदी पब्लिक स्फेयर, 2020 से लेकर 1920 से लेकर 1940 तक। क्या कहती है उसमें रिसर्च के अंदर, वो ये कह रही है कि 1920 से पहले कोई हिंदी नाम की कोई भाषा स्थापित तौर पर नहीं थी। कोई थोड़े बहुत 2-4-5 जिलों में लोग बोलते होंगे, कहीं कहीं छोटे छोटे सेक्शंस में बोलते होंगे, लेकिन जिस तरीके से आज हिंदी बेल्ट है उत्तर भारत में, उस तरह की हिंदी बेल्ट नहीं थी। मतलब एक तरीके से भाषा ही नहीं थी अस्तित्व में व्यापक तौर पर, और ये तो इसलिए स्थापित हो गई क्योंकि इसे एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और बाकी सारी भाषाओं को खत्म करके हिंदी को इंपोज किया गया। और ये एक राजनीतिक भाषा है। राजनीतिक भाषाएं भारत में कौन कौन है, किस तरीके से उन्हें इंपोज किया गया, अगर इस पे बहस होने लगे ना तो ऐसे लोग भागते दिखाई देंगे। जानबूझकर इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि भैया देखिए जो मूल निवासी हैं भारत के, पहली बात तो भारत में सभी मूल निवासी है, लेकिन इनके हिसाब से कि उनके ऊपर बाहर की एक भाषा स्थापित की गई और पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर स्थापित की। ये हिंदी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है। देखिए रिसर्च इस तरह का है कि मैं कुछ ऐसा ही कहूं कि एक कसाई को कहा जाए कि आपको एक मरीज की सर्जरी करनी है, ये कसाई हैं जिन्होंने हिंदी का तिया पाचा करने का प्रयास किया। और ये स्थापित, देखो मैं तो जेएनयू से पढ़ी हूं, रिसर्चर हूं, मैंने 20 साल से हिंदी के ऊपर काम किया है, तो लोग कहेंगे हाँ हाँ साहब, एक तो गोरी है, विदेशी है, 20 साल जेएनयू में पढ़ी है, तो सच ही कह रही होगी। ये पूरा का पूरा स्थापित करने का प्रयास। उसके बाद इन्होंने किताब लिखी द ईस्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली है, दिल्ली से जो पूर्व के पश्चिम उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर अवध है, आपका बिहार है, बंगाल है, आप जहां पर भी पूर्व में जा सकते हैं। उन्होंने कहा वहां पर बहुत सारी भाषा थी,
अवधी थी, मैथिली थी, भोजपुरी थी, उर्दू थी, पर्शियन थी, बहुत सारी अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाएं थी, हिंदी नहीं थी। लेकिन वहां पर भी हिंदी थोप कर इन भाषाओं को मारा गया। आप ये देखिए 2023 में आई है ये किताब ईस्ट ऑफ दिल्ली करके। ये दिखाता है कि किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा पीस धीरे धीरे तैयार किया जाता है, और यही चीज फिर आपको एनसीईआरटी में जुड़ती दिखाई देंगी, यही आपको मेन स्ट्रीम किताबें बनती दिखाई देंगी। इन्हीं के रेफरेंसेस लेकर जो आगे मार्क्सिस्ट जो एक तरीके से वामपंथी लोग हैं जो अपनी किताबें लिखेंगे, इन्हीं को एज ए साइटेशन कोट करेंगे। आपको एक उदाहरण देता हूं किस तरीके से काम होता है। एनसीईआरटी में बहुत सारा कुछ लिखा गया, रोमिला थापर हो, बहुत सारे ऐसे जिन लोगों ने भी सब कुछ तैयार की एनसीईआरटी जो करिकुलम आज के समय में हम पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, सब कुछ। नीरज अत्री ने एक आरटीआई डाली, एक या कई आरटीआई डाली कि आपने जो जो चीजें दी हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिवल में, यानी पुराना जो मध्यकालीन भारत है, जो मॉडर्न भारत है, उसमें अलग अलग आपने इंसिडेंट्स लिखे हैं, उनके रेफरेंसेस क्या है, आपने कहां से उठाए कि ये घटना घटित हुई, बाबर ने ऐसे किया तो ऐसे हुआ, तो ये कहां से उठाया? उन्होंने कहा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके से 1967 के बाद वामपंथियों के हाथ में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम दिया, उसने किस तरीके से इस देश का गुड़ गोबर किया। आज आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने बच्चों से मध्यकालीन भारत के 5 राजाओं के नाम पूछिए, बता नहीं पाएंगे। हिंदू राजाओं 5 साम्राज्यों के नाम पूछिए दक्षिण से उत्तर तक, बता नहीं पाएंगे। मध्यकालीन के आप एंशिएंट हिस्ट्री से उठा लीजिए, अरे बाबर का बेटा कौन, बेटे का बेटा कौन, बेटे का बेटा कौन, और अब तक का बता देंगे। वो ये बता देंगे ओवैसी का बेटा कौन, आजम खान का बेटा कौन, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे ललितादित्य कौन था, राजा राजा चोल कौन था, ये नहीं बता पाएंगे। ये स्थिति है आज के भारत के एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद इन मैडम ने एक और कार्यक्रम किया, उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी, एडिट की 2016 में, आफ्टर तैमूर लेफ्ट। तैमूर के बारे में सब जानते हैं, उसने क्या किया था दिल्ली के अंदर। इन्होंने कहा उसके बाद जो कल्चर थी ना बहुत रिच हो गई थी, बहुत सारी भाषाएं थी, बहुत एकदम खुलापन था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता चला गया। अंग्रेजों के समय और कम होता चला गया, फिर हिंदी इंपोजिशन हुआ और कम होता चला गया, और अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया, जैसे अब कुछ नहीं रहा इस देश में। तैमूर के समय बड़ी रिच कल्चर थी। ये इस मैडम ने पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से बताया कि देखिए हिंदी एक थोपी हुई भाषा है। देखिए धीरे धीरे किस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, धीरे धीरे आपको ये समझाया जा रहा है कि जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी है वो एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोजेक्ट है, आपकी कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, एक राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं है आपका, ये तो जानबूझ के बनाया गया है। आपकी जो कल्चर है, जो आपकी भाषाएं हैं, जो धीरे 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 डेवलप हुई हैं 5000 साल में, 4000 साल में, आपकी मेहनत से, आपकी कल्चर, आपकी सभ्यता से जो उत्पन्न हुई हैं चीजें, भाषा हो, भूषा हो, खाना हो, रहन सहन हो, पूजा पद्धतियां हो, सब कुछ हो, वो दिखाया जाता है कि नहीं नहीं ये आपकी नहीं थी, या तो ये बाहर से आई हैं या राष्ट्रवाद के नाम पर बनाई गई हैं। हिंदी कोई हेरिटेज नहीं है, ये हेजेमनी है। इस तरीके से धीरे धीरे कोई भाषा के ऊपर काम कर रहा है, कोई खाने के ऊपर काम कर रहा है कि साहब बिरयानी तो बाहर से आई थी। अरे भाई जहां पानी नहीं है वहां चावल कहां से होगा, चावल नहीं होगा तो बिरयानी कहां से होगी, कि फला चीज बाहर से। भारत में तो कुछ था ही नहीं, भारत में भूखे नंगे घूमते थे सब। इस तरह का प्रोजेक्ट ये बनाने का तैयार करते हैं, हर एक को स्पेसिफिक है, भैया तुम्हें हिंदी पे बात करनी है, तुम्हें कपड़ों पे बात करनी है, तुम्हें उत्तर दक्षिण पे बात करनी है, तुम्हें खाने पे बात करनी है, तुम्हें देवी देवताओं पे बात करनी है। ऐसे करके पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है और दिखाया जाता है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अगर अंग्रेज ना आते, मुगल ना आते, तो हम तो बस पत्ते बांध के घूम रहे थे। और बहुत सलीके से जो इतिहास है उसे हटा दिया जाता है। और उसके बाद कवर फायर देने कौन आते हैं? रवीश कुमार जैसे लोग। क्या कह रहा है रवीश कुमार? रवीश कुमार कह रहा है कि शर्मनाक है, जिस विद्वान को आदर से बुलाया जाना चाहिए था उन्हें अगर रोका गया है तो यह वाकई शर्मनाक है। विद्वान, पहली बात तो मुझे तो मतलब आप कह सकते हैं विरोधाभासी शब्द है। और फ्रांसिस्का के जो शोध में हिंदी भाषा और हिंदी को लेकर सोचने समझने की ज्ञान परंपरा समृद्ध हुई है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन से लेकर रामधारी सिंह दिनकर से लेकर महादेवी वर्मा से ये कोई नहीं थे, ये तो ऐसे ही थे साहब, छुट भैया। असली कोई था वो तो फ्रांसिस्का ओर्सिनी थी।
उसी ने ये गुजरातियों ने उसे भगा दिया। अभी थोड़ी देर में से गुजराती इंपोजिशन भी बता सकते हैं, भाई भैया हिंदी भाषी इतनी बड़ी महिला थी, उसे भगा दिया, शायद गुजराती इंपोजिशन करना चाह रहे होंगे। और उनके जैसे शायद ही कोई हिंदी की सेवा होगी। वाह साहब। और ये जवाब किसके ऊपर दे रहा है? सिद्धार्थ वरदराजन के ट्वीट के ऊपर दे रहा है। कौन सिद्धार्थ वरदराजन? जिसकी वाइफ के ऊपर ये आरोप है कि उसकी वजह से एक ट्राइबल मर गया था। खैर उस केस में बरी हो गई, सब कुछ है, अमेरिका में रहते हैं साहब, दवायर चलाते हैं, दवायर में आरफा और पता नहीं कौन कौन है। तो वही है ना, मैं जिन यूजुअल सस्पेक्ट की बात कर रहा हूं वही बोल रहे हैं, वही कवर फायर दे रहे हैं कि साहब बड़ा बुरा हो गया, अब फिर नैरेटिव बनेगा, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपेंगे, फिर वॉशिंगटन पोस्ट में छपेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि एक वीजा नॉर्म था, आपने उसे वायलेट किया। ना ये हिंदी की बात है, ना हिंदू की बात है, ना हिंदुस्तान की बात है, ना गुजराती की बात है, ना किसी चीज की बात नहीं है। आपने टर्म्स एंड कंडीशन थी, आपने फुलफिल नहीं की, आपने वायलेट की, सरकार ने आने से बैन कर दिया। ना महिला की इसमें बात है, ना गोरे की बात है, ना हिस्टोरियन की बात, कोई नहीं, वो कुछ नहीं बताएंगे, वो सब व्हाइट वॉश। हिंदी की विद्वान थी, आने नहीं दिया। उसके बाद शेखर गुप्ता, द कू स्पेशलिस्ट, इन्होंने कहा था ना कि कू होने वाला है, और ये क्या कह रहे हैं कि एक और स्कॉलर की एंट्री बंद कर दिया भारत में, नो एक्सप्लेनेशन गिवन। साफ है भैया, पता है, अपने आर्टिकल, आपने प्रिंट में बड़ा बड़ा आर्टिकल छापो, वीजा का वायोलेशन किया है, ये नहीं बताएंगे। तो जिस तरीके से अब सरकार अर्बन नक्सल के ऊपर भी सख्त है, देखिए ये एकमात्र देश ऐसा मुझे याद आता है भारत, जहां ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे संस्थान हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्थान हो, उनके ऊपर एक्शन हुआ है। देखिए तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत मैग्नीट्यूड है, जिस तरीके से गुथा गया है, एक रात एक झटके एक पेन के स्ट्रोक पे आप उसे नहीं खत्म कर सकते। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से एफसीआरए के रूल टाइट किए जा रहे हैं, जिस तरीके से एनजीओ के ऊपर एक्शन हो रहा है, फॉरेन फंडेड मीडिया संस्थानों के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, धीरे धीरे इनकी जो जड़ें काटी जा रही हैं, वो धीरे धीरे आपको ये वृक्ष सूखता दिखाई देगा। और बिना अगर इस पे हमला नहीं हुआ होता तो जो जंगलों में बैठे हैं ना, उनके खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि पीआईएल फाइल हो गई होती, प्रदर्शन हो रहे होते, सब कुछ हो रहा होता अगर पुराना जमाना होता। अब क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कहीं से तो गर्दन मरोड़ी गई है, कहीं से तो कुछ हुआ है जो शायद दिखाई नहीं दे रहा, जो शायद आने वाले कुछ सालों में दिखाई देगा। हाँ, अब भी तंत्र बड़ा है, लेकिन काम उसी रफ्तार से चलता है। इसलिए शायद जो अमित शाह है उस कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म, जो कभी 140 जिलों में हुआ करता था, वो 6 और 3 में रह गया, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। कम से कम इस चीज के लिए तो अमित शाह का श्रेय बनता है। खैर इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।